जय गुरुदेव। ये कहानी है 23 जनवरी सन 1975 की, कानपुर के फूलबाग की, कि उस दिन वाकई में वहां क्या घटित हुआ था। इस कहानी को जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो वाकई में सच को समझना चाहता है, जानना चाहता है। यह बात है सन 1974-75 की। उस समय देश के हालात ऐसे नहीं थे जैसे ऊपर से दिखाई देते थे। बाहर से भले ही सब कुछ सामान्य लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर जनता के मन में बहुत कुछ जमा हो चुका था। लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन समझ सब कुछ रहे थे। लोगों के मन में असंतोष था, बेचैनी थी। उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग बड़े ही तेजी से फैल रहे थे। बाबा जी किसी राजनीति की बात तो करते नहीं थे, और न सरकार गिराने की बात, न किसी कुर्सी की बात। बाबा जी सीधे मनुष्य के जीवन की बात करते थे कि मनुष्य क्यों जन्म लिया है, उसे जीते जी परमात्मा से कैसे मिलना है, और गलत रास्ते पर चलकर वो खुद अपना नुकसान कैसे कर रहा है। बाबा जी के सत्संगों में भीड़ लगातार बढ़ रही थी। शहर हो या गांव, हर जगह लोग पहुंच रहे थे। कोई प्रचार नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लोग खुद खींचे चले आ रहे थे। बाबा जी बड़े ही साफ शब्दों में कहते थे कि नशा छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, गलत कर्मों से बचो और सादा जीवन जियो। और ये बातें सीधे जनता के दिलों में बैठ रही थी। सिर्फ यही नहीं, बाबा जी समय समय पर जनता के हितों की बातें भी खुलकर करते थे। ये बातें लोगों को छू रही थी, क्योंकि वे बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई थी। यह सब शासन को साफ दिखाई दे रहा था। यह बात ऊपर तक पहुंच चुकी थी कि जनता का विश्वास बहुत तेजी से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ बढ़ रहा है। लोग सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाबा जी की बातों में उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल रहा था। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। शासन के लोग इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे थे। उन्हें डर था कि अगर जनता का भरोसा इसी तरह किसी संत की ओर चला गया तो कल को हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा डर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उनके प्रेमियों से शासन को था। इसलिए नहीं कि वे कोई आंदोलन चला रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे बिना शोर मचाए लोगों के दिल बदल रहे थे। और सरकार ये बात समझती थी कि भीड़ को भाषण से नहीं, विश्वास से चलाया जाता है। और यही विश्वास तेजी से बाबा जी की ओर बढ़ता जा रहा था। और यहीं से बेचैनी शुरू होती है, और ये बेचैनी अब धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लगती है। ठीक इसी दौर में एक संगठन सामने आता है जिसका नाम था सुभाष क्रांति वाहिनी। यह संगठन अपने आप को आजादी की लड़ाई से जोड़कर पेश करता था। इसमें जो लोग थे वो कहते थे कि उनका संबंध स्वतंत्रता संग्राम के बड़े बड़े नेताओं से रहा है, और वे आज भी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस संगठन के अध्यक्ष थे, उनका नाम था हीरा लाल दीक्षित। उनका दावा था कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में रहे हैं, उनके साथ काम किया है, और उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जो आम जनता नहीं जानती है। वे ये भी बताते थे कि पंडित नेहरू के समय से उनका शासन के बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहा है। तो धीरे धीरे करके सुभाष क्रांति वाहिनी के लोग परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संगों में दिखाई देने लगे। वे सामान्य श्रोता बनकर सत्संगों में बैठते और बैठकर बाबा जी का संदेश सुनते, प्रेमियों से बातचीत करते। इस तरह से धीरे धीरे वे सत्संगों में पहचाने जाने लगे, प्रेमियों से संबंध बनने लगे। अब उनका आना जाना सामान्य हो गया। सुभाष क्रांति वाहिनी के लोग अब कभी कभार नहीं, बल्कि नियमित रूप से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संगों में आने लगे। उनका आना अब किसी को अटपटा नहीं लगता था। वे भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप बैठते, सत्संग सुनते, और कार्यक्रम समाप्त होने पर प्रेमियों से बातचीत करते। बातों बातों में वे अपना परिचय भी देते कि वे आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका संपर्क रहा है।
धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी। प्रेमियों के बीच ये वार्ता होने लगी कि ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी को लगता है कि ये लोग सच्चे क्रांतिकारी हैं, तो कोई कहता है कि इनके पास नेताजी से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी है। सुभाष क्रांति वाहिनी के लोग इस तरह से बात करते थे कि सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाए। वे जोर नहीं देते थे किसी भी बात पर, सीधे कुछ नहीं कहते थे, बस इशारा करते थे कि आने वाले समय में नेताजी को लेकर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये सब धीरे धीरे सोच समझकर कदम दर कदम हो रहा था। तो ये दिसंबर 1974 का समय था। मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम था। दूर दूर से प्रेमी लोग आए हुए थे और प्रेमियों की संख्या इतनी थी कि मैदान लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ वही माहौल था जो बाबा जी के कार्यक्रमों में रहता है, शांत और अनुशासित, पूरी श्रद्धा से भरा हुआ। इसी भंडारे में सुभाष क्रांति वाहिनी के लोग भी पहुंचे। इस बार वे केवल श्रोता बनकर नहीं आए थे, उनका उद्देश्य इस बार कुछ अलग था। हीरालाल दीक्षित अपने साथियों के साथ आए। भंडारे के दौरान लाखों प्रेमियों की मौजूदगी में उन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से संपर्क किया। सब कुछ खुले तौर पर हुआ, कोई गुप्त बात नहीं। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को निमंत्रण दिया कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस दिन कानपुर के फूलबाग में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बाबा जी से आग्रह किया कि वे उस कार्यक्रम में आएं और उद्घाटन भाषण दें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनके इस आग्रह को सुना और निमंत्रण के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। अब यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। जो बातें अब तक सत्संगों और बातचीत तक सीमित थी, वे अब एक तय तारीख, तय जगह और तय कार्यक्रम से जुड़ जाती हैं। तो इनका प्रतिनिधि दल मथुरा में 2-3 दिन तक रुका रहा। मथुरा भंडारे के दौरान और उसके बाद सुभाष क्रांति वाहिनी के लोगों ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी। उन्होंने नेताजी से जुड़ी अपनी खोजों के पर्चे बड़ी संख्या में वहां पर बांटे। लोगों को बताया जाने लगा कि नेताजी को लेकर अब बहुत कुछ सामने आने वाला है। 25 दिसंबर सन 1974 को मथुरा में बड़ी फेरियां निकाली गई। जगह जगह चर्चा होने लगी। भगत सिंह पार्क में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना संदेश सुनाया। उसी दौरान सुभाष क्रांति वाहिनी के सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे और बाबा जी ने उन्हें उनके स्पष्ट उत्तर दिए। अब मथुरा भंडारा समाप्त हुआ। स्वामी जी महाराज अपने नियमित कार्यों में लग गए। अब कानपुर 23 जनवरी, अब यह सिर्फ एक तारीख नहीं रही थी, यह उस पूरी योजना का केंद्र बन चुकी थी। जनवरी 1975 का पहला हफ्ता आते आते माहौल साफ बदल चुका था। अब बात केवल चर्चा की नहीं रही। 23 जनवरी और कानपुर का फूलबाग, देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ इनका जिक्र किया जाने लगा था। कोई मंच से घोषणा नहीं कर रहा था, फिर भी ये बात बड़ी तेजी से फैलती जा रही थी। इस दौर में सुभाष क्रांति वाहिनी की गतिविधियां खुलकर सामने आती हैं। अब संकेतों की जगह सीधे दावे होने लगते हैं। लोगों से कहा जाने लगता है कि 23 जनवरी को नेताजी को लेकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण होने वाला है। इस बात को इस तरह से रखा जाता है कि सुनने वाला अपने आप से ही ये मान ले कि कोई बड़ा खुलासा तय है। अब यही वो समय है जब ये खबरें देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंचती हैं। जापान और जर्मनी तक के सुभाष प्रेमियों से संपर्क किया जाता है। आजाद हिंद फौज से जुड़े लोगों के आने की बातें होने लगती हैं। कुछ लोगों को बकायदा आने जाने का इंतजाम कराकर बुलाया जाता है। भारत के अलग अलग प्रांतों से लोगों को किराया देकर कानपुर पहुंचाने की तैयारियां की जाती हैं। यहां तक कि सुभाष क्रांति वाहिनी के अध्यक्ष हीरालाल दीक्षित, वो खुद सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करते हैं कि अगर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रकट नहीं हुए तो मुझे बिजली के खंभे से लटका देना। अब यह बात पूरे इलाके में फैल गई। इस एक वाक्य ने माहौल को इस तरह से गरमा दिया
अब लोग सिर्फ देखने नहीं, परखने के लिए आने वाले थे। कुछ लोग उम्मीद से भरे थे, कुछ लोग बड़े ही शक में थे, और कुछ लोग बस ये देखने के लिए आना चाहते थे कि आखिर ये सब मामला क्या है, सच्चाई क्या है। अब यहां से पूरी स्थिति बदल जाती है। अब अगर 23 जनवरी को कुछ नहीं होता तो सवाल उठने तय थे, और अगर कुछ भी होता तो उसका असर दूर तक जाना था। तो जैसे जैसे 23 जनवरी नजदीक आती गई, फूलबाग का माहौल बदलने लगा। यह बदलाव 1-2 दिन का नहीं था। करीब 10-15 दिन पहले से ही मैदान में लगातार हलचल वहां दिखाई देने लगी थी। कानपुर में पहले मंच खड़े हुए, फिर रास्तों की घेराबंदी शुरू हुई, और उसके बाद सुरक्षा का दायरा हर दिन बढ़ता चला गया। आमतौर पर किसी जयंती के कार्यक्रम में जितनी व्यवस्था होती है, उससे कहीं ज्यादा इंतजाम यहां दिखाई दे रहे थे। मैदान के आसपास पुलिस के जवान तैनात होने लगे। बाहर से आने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई। लोग देखकर हैरान थे कि इतनी तैयारियां आखिर क्यों की जा रही हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे कानपुर शहर में फैलने लगी कि ये कोई साधारण आयोजन नहीं है। जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी, उससे साफ लग रहा था कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहता है। दिन ढलते ढलते और रात के समय भी फूलबाग में काम बराबर चलता रहता था। लाइटें जलती रहती, अधिकारी आते जाते दिखाई देते, पुलिस की गाड़ियां बार बार चक्कर लगाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा मैदान लगातार निगरानी में हो। शहर के लोग आपस में पूछने लगे कि भाई इतनी फोर्स क्यों लगाई जा रही है, आखिर यहां ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन इन सवालों का कोई सीधा जवाब किसी के पास नहीं था। इतना जरूर साफ हो गया था कि 23 जनवरी का दिन सिर्फ भीड़ का दिन नहीं होगा। ये वो दिन होने वाला था जिसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क था, और व्यवस्था भी सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ी रखी जा रही थी। 21 और 22 जनवरी की दरमियानी ये रात थी। फूलबाग मैदान में रोशनी लगी हुई थी, चारों तरफ हलचल बनी हुई थी। इसी दौरान 2 पुलिस अधिकारी मैदान का चक्कर लगाते हुए आपस में बात कर रहे थे। तो वहां का क्या माहौल था, ये उनकी इस बातचीत से आपको पता चलेगा। एक अधिकारी ने मैदान की ओर देखते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि बाबा जी की सभा में 1-2 लाख से ऊपर आदमी आ जाएगा। तो दूसरा अधिकारी बोलता है चारों तरफ नजर डालकर कि क्या बात करते हो, 2 लाख से ऊपर आदमी तो अभी ही आया हुआ है, जबकि 23 तारीख तो अभी आई भी नहीं। यह सुनकर दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मैदान में लगातार लोगों का आना दिख रहा था। रात का समय होने के बावजूद भीड़ का आना रुक नहीं रहा था। यह उस हकीकत की झलक थी जो आंखों के सामने खड़ी थी। भीड़ अनुमान से कहीं ज्यादा थी, और वो भी तब जब अभी मुख्य दिन यानी 23 जनवरी तो अभी आया भी नहीं था। फूलबाग के आसपास जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे चर्चाएं भी तेज होती चली गई। कई लोग सिपाहियों के पास जाकर सीधे सवाल पूछने लगे कि कार्यक्रम वाले दिन क्या सचमुच नेताजी प्रकट होंगे। सिपाही ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, कोई साफ जवाब नहीं, बस इतना ही कि यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि सुभाष क्रांति वाहिनी के कार्यक्रम में बाबा जय गुरुदेव का भाषण होगा, यह तय है। यह सुनकर लोग एक दूसरे की तरफ देखते, किसी को तसल्ली मिलती तो किसी को शंका होती। इसी तरह बसों में, खासकर बाहर से आने वाली बसों में यात्रियों के बीच बातें चल रही होती। कोई कहता कि इतना आदमी सुभाष के नाम पर आया है, तो दूसरा तुरंत बोलता कि सुभाष से ज्यादा लोग तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भाषण सुनने आए हैं। 80% से ज्यादा लोग तो बाबा जी के शिष्य हैं और देश के हर प्रांत से यहाँ आए हुए हैं। इन बातों के बीच एक और सवाल बार बार उठ रहा था, और वो सवाल ये था कि जब रेलों के कानपुर के टिकट बंद कर दिए गए हैं और बसों के परमिट भी 23 तारीख के लिए नहीं मिले हैं, तो फिर आखिर इतने लोग आ कैसे रहे हैं। इस सवाल का किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं था, लेकिन ये बात सब मान रहे थे कि लोग किसी जबरदस्ती से यहां नहीं आए हैं,
वे अपने आप चलकर आए हैं। 23 जनवरी 1975 की सुबह होते होते कानपुर का माहौल अलग दिखाई देने लगा। शहर के रास्तों पर सामान्य चहल पहल से ज्यादा हलचल थी। लोग झुंड के झुंड एक ही दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे थे, फूलबाग की तरफ। कोई जल्दी में था, कोई ठहर ठहर कर पूछ रहा था कि मैदान अब कितनी दूर है, और कोई बिना कुछ बोले बराबर चले जा रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, फूलबाग के आसपास की सड़कें भरती चली गई। मैदान के बाहर भी लोग जमा थे और अंदर भी जगह जगह लोग बैठे थे, खड़े थे, जमीन पर टिके हुए दिखाई दे रहे थे। ठंड के बावजूद कोई भी वहां से हटने को तैयार नहीं था। मैदान में 2 मंच बने हुए थे। चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। पुलिस के जवान, अधिकारी और अलग अलग पहचान वाले लोग हर दिशा में नजर आ रहे थे। कुछ लोग बिल्ले लगाए घूम रहे थे, कुछ निर्देश दे रहे थे और कुछ बस निगरानी में लगे थे। भीड़ का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जहां तक नजर जाती वहां तक ही लोग दिखाई देते थे। बाद में जो अनुमान लगाया गया उसके अनुसार मैदान और उसके पास करीब 30 लाख के आसपास जनता वहां मौजूद थी। कानपुर के पुराने लोग भी यही कहते सुनाई दिए कि इतनी भीड़ इस शहर ने पहले कभी नहीं देखी है। लोगों के चेहरे अलग अलग थे। कुछ उत्सुक थे, कुछ बेचैन थे, कुछ शांत थे और कुछ लोग बस ये देखने आए थे कि आज आखिर यहां होने क्या वाला है। मैदान में मौजूद ज्यादातर लोग चुप थे, न कोई नारा न कोई शोर, सब लोग चुप थे। बस सबको एक इंतजार था। सबकी नजर मंच की तरफ थी। हर कोई अपने मन में अलग अलग सवाल लिए हुए बैठा था। इसी बीच अचानक भीड़ के एक हिस्से में हलचल दिखाई देने लगी। लोग उठ कर एक दिशा की ओर देखने लगे और धीरे धीरे ये बात फैल गई कि बाबा जी आ गए हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपनी कार से सत्संग मैदान में पहुंचे। जैसे ही ये खबर वहां आगे की कतारों तक पहुंची कि पूरा मैदान एक साथ जय गुरुदेव के नारों से गूंज उठा। जहां तक नजर जाती थी लोग खड़े हो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे और जिसने बाबा जी को देखा उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव दिखाई दे रहा था। सुरक्षा व्यवस्था अपने स्थान पर थी, लेकिन भीड़ में कोई अव्यवस्था नहीं हुई। लोग जैसे अपने आप शांत होते चले गए। बाबा जी मंच की ओर बढ़े। मंच पर पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। उस एक संकेत से ही शोर अपने आप कम हो गया। स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान हुए। लोगों का सारा ध्यान अब मंच पर केंद्रित हो चुका था। मंच पर विराजमान होने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बोलना शुरू किया। बाबा जी का ऐसा तेज स्वर था कि जो दूर तक पहुंच जाए और सुनने वालों के दिलों के भीतर उतर जाए। जनता सत्संग वचनों को बड़े ध्यान से सुनती रही। मनुष्य के जीवन की बात, धर्म की बात, कर्म की बात और उस रास्ते की बात जिस पर चलकर आदमी अपना भला कर सकता है। मैदान में बैठी लाखों की भीड़ पूरी तरह से शांत थी। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं। लोग जमीन पर बैठे थे, कुछ खड़े थे, लेकिन सबका ध्यान एक ही जगह टिका हुआ था। ठंड थी, खुले मैदान में लोग थे, फिर भी कोई हिलने डुलने को तैयार नहीं था। स्वामी जी महाराज का प्रवचन करीब 45 मिनट तक चला। किसी को भी समय का एहसास तक नहीं हुआ। फिर बाबा जी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। लाखों की भीड़ के सामने फिर बाबा जी मंच से नीचे उतरे, अपनी कार की ओर बढ़े। तो ऐसे में कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब कोई दूसरी बात होगी, शायद कोई घोषणा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी अपनी कार में बैठे और बिना किसी बाधा के वहां से निकल गए। यह सब बहुत सहज तरीके से हुआ। वे आए, अपना संदेश दिया और वहां से चले गए। अब मैदान में एक अलग सी बेचैनी थी। बाबा जी जा चुके थे, लेकिन जिन बातों को लेकर लोग वहां आए थे वे बातें अभी अधूरी थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जाने के बाद मैदान में जो लोगों को इंतजार था वो भाव और गहरा हो गया। अब लोगों की निगाहें मंच पर टिक गई।
बहुत से लोग इसीलिए रुके थे कि जिस बात की चर्चा इतने दिनों से हो रही थी वो बात अब सामने आएगी। समय बीतता गया, मंच पर कोई नई गतिविधि नहीं हुई, कोई संकेत नहीं मिला, कोई घोषणा नहीं हुई। तो लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि अब क्या होगा, नेताजी कब आएंगे। लेकिन मंच की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। जिस नाम को लेकर इतनी चर्चा थी, जिनके प्रकट होने की हवा पूरे देश भर में उड़ाई गई थी, वे दिखाई नहीं दिए। अब ये वो क्षण था जब बहुत से लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। तो लोग बेचैन होने लगे, लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। तो नेताजी के न आने की प्रतीक्षा जैसे जैसे लंबी होती गई, मैदान में खामोशी टूटने लगी। लोग अब बैठे नहीं रह पा रहे थे, उनकी निगाहें मंच पर थी। इसी बीच लाउड स्पीकर फिर से सक्रिय हुआ। हीरालाल दीक्षित मंच पर आए और लाउड स्पीकर से वही बातें दोहराई जाने लगी जिन पर लोगों को पहले से भरोसा दिलाया गया था। तो भीड़ में से आवाजें उठी कि नेताजी को प्रकट करो, जिस बात के लिए बुलाया था उनको सामने लाओ। तो जब कोई स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया तो फिर लोगों का धैर्य जवाब दे गया। लाउड स्पीकर के आसपास धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसी ने आगे बढ़कर लाउड स्पीकर पकड़ लिया और देखते देखते स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ जगह पर हाथापाई हुई, कुछ लोग पीछे हटने लगे, कुछ लोग आगे बढ़ने लगे। मैदान में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग इधर उधर भागने लगे, शोर बढ़ गया। हंगामे के बाद मैदान का दृश्य पूरी तरह से अलग हो चुका था। लोग अलग अलग दिशाओं में खिसक रहे थे। कोई अपने साथ आए लोगों को ढूंढ रहा था, कोई रास्ता बना रहा था, कोई बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी जो हुआ वो आखिर हुआ क्या। बाद में इस तरह की बातें फैलने लगी। कहा जाने लगा कि मैदान में जूते चप्पल उड़ते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने इन बातों को और बढ़ा चढ़ाकर बताया और ये सब बातें चर्चा का विषय बन गई। लेकिन जो लोग उस दिन उस मैदान में मौजूद थे, वे लोग कह रहे थे कि हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। इस महंगाई में कौन अपने जूते चप्पल फेंक कर नंगे पैर घर जाएगा। तो यह साफ था कि जो कुछ वहां हुआ था वो अव्यवस्था और धक्का मुक्की थी, लेकिन उसे बाद में एक अलग रूप देकर पेश किया गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अफवाहों के सहारे माहौल को और बिगाड़ कर दिखाया गया। जो नहीं हुआ वो सबसे ज्यादा बोला गया। और हकीकत यह थी कि मैदान में अफरा तफरी जरूर हुई, लेकिन जो बातें बाद में उड़ाई गईं वे जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाती थी। यानी घटना जितनी नहीं थी उसे उससे ज्यादा बनाकर पेश किया गया। ऐसी झूठी अफवाहें मन घड़ंत फैला दी गईं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मैदान में घेर लिया गया था। कोई बोला कि उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। किसी ने कहा कि वे जिस कार से आए थे वो कार चोरी की थी। तो कोई भी बात एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। एक ही समय में कई तरह की कहानियां चल रही थी। किसी ने खुद कुछ देखा नहीं था, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था। जो लोग वहां मौजूद थे और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वे इतना जानते थे कि बाबा जी अपने प्रवचन के बाद शांतिपूर्वक वहां से निकल चुके थे। न उन्हें किसी ने रोका था, न कोई अव्यवस्था उनके आसपास हुई थी। वे आए, अपना संदेश दिए और निकल गए। अब सीधी सी बात है कि षड्यंत्रकारी जब अपनी योजना में पूरी तरह से फेल हो गए तो बेचारे क्या करते। उन्होंने अफवाहों का बाजार ही इतना गर्म कर दिया कि और कुछ ना हो तो बाबा जी को अफवाहों के जरिए ही बदनाम किया जाए। तो जो लोग वहां नहीं थे वे तो वही मानेंगे जो उन्हें सुनाया जाएगा। 23 जनवरी की घटना के बाद फिर आया अगला दिन 24 जनवरी। तो कानपुर ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी बस यही चर्चा थी कि फूलबाग में आखिर हुआ क्या। जो लोग वहां मौजूद थे वे अपनी आंखों देखी बात बता रहे थे और जो लोग वहां मौजूद नहीं थे वे सुन सुनकर अपनी अपनी समझ बना रहे थे। कानपुर से लखनऊ जाने वाली बसों में भी यही बातें चल रही थी। तो किसी ने सुना तो कोई कह रहा था कि इतने लोग आखिर आए कहां से। कोई जवाब देता कि जब रेलों के टिकट बंद थे, बसों के परमिट 23 तारीख के मिले नहीं थे, फिर भी लोग पहुंच गए। कुछ लोग इस बात पर हैरान थे कि दूर दूर से आए लोग ठंड में खुले मैदान में पड़े रहे। किस लिए?
सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रवचन सुनने के लिए। अब कोई कह रहा था कि 2 घंटे के लिए कोई यूं ही तो नहीं बैठता है, जरूर उनमें कोई बात होगी। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जय गुरुदेव कोई नए नहीं है, उनके कार्यक्रम पूरे देश में होते रहते हैं और हर जगह भीड़ होती है उनके कार्यक्रमों में। लेकिन कानपुर में ऐसी गजब की सिक्योरिटी थी, ये बात समझ से बाहर है। तो चर्चाओं में पक्ष भी था और विपक्ष भी था। कोई बाबा जी के पक्ष की बात करता था, कोई सवाल उठा रहा था। लेकिन एक बात पर सब लोग पूरी तरह से सहमत थे कि कानपुर में इससे पहले कभी भी ऐसी भीड़ किसी कार्यक्रम में देखी नहीं गई थी। इस घटना के बाद जब लोगों की आपसी चर्चाएं तेज थी, उसी समय अखबारों की भूमिका सामने आती है। 23 जनवरी की सभा में जो कुछ मंच पर हुआ, जो कुछ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वहां मंच से कहा और जिस शांति से वे वहां से निकले, इन बातों का सही और पूरा विवरण कहीं दिखाई नहीं दिया। अखबारों में अलग अलग तरह की बातें छापी जाने लगी। कहीं अफवाहों को ही खबर बना दिया गया, कहीं अनुमान को सच्चाई की तरह पेश किया गया। तो ये बात उन लोगों को हैरान करती थी जो वहां उस समय मौजूद थे और जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा दृश्य देखा था। वे जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी अखबार ने आज तक ये नहीं छापा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस दिन 45 मिनट वहां क्या बोला, क्या उनका संदेश था। न कोई उनके प्रवचन की बात, न कोई उनके संदेश की चर्चा। यानी कि जो वास्तविक घटना थी वो घटना तो किनारे कर दी गई और जो बातें मैदान के बाहर गढ़ी गई उन बातों को मुख्य खबर बना दिया गया। अब जो लोग कार्यक्रम में गए नहीं थे उनके लिए सच्चाई अखबारों की सुर्खियों से बन रही थी और यहीं से भ्रम और गहरा होता चला गया। इस तरह 23 जनवरी 1975 का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक असफल षड्यंत्र की पहचान बन गया। जो सोचा गया था वो वैसा नहीं हुआ। जिस योजना के सहारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, वो योजना उसी मैदान में बिखर गई। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। जिन बातों के भरोसे लोगों को इकट्ठा किया गया था, वही बातें अंत में सवाल बनकर उन्हीं षड्यंत्रकारियों के सामने खड़ी हो गई और सारी साजिश अपने आप ढह गई। तो यह था सारा घटनाक्रम 23 जनवरी 1975 के कानपुर के फूलबाग के उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम में शासन ने कैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा था, जो कि विफल हो गया और यही सच्चाई है। जय गुरुदेव।